सुप्रभात। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम आचार्यत्व और कवित्व शक्ति के धनी पद्माकर के जिन छंदों को पढ़ने जा रहे हैं वे रीतिकालीन ऋतु वर्णन का अनुपम उदाहरण है। कल हम छंद संख्या 10 और ऋतु वर्णन के अंतर्गत छंद संख्या 1 को पढ़ चुके हैं। आज पद्माकर प्रणीत ऋतु वर्णन की छंद संख्या 2 और 3 को पढ़ेंगे। छंद संख्या 2 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पद्माकर जी लिखते हैं, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलीन कलीन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में पोनहु में पानन में पीक में पलासन पगंत है। द्वार पे दिशान में दूनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बिथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। प्रस्तुत छंद में बसंत ऋतु का आलंबन रूप में चित्रण करते हुए ऋतुराज बसंत के सर्वव्यापक प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। बसंत ऋतु की सर्वव्यापकता और उसके सौंदर्य के प्रभाव को बताते हुए पद्माकर जी लिखते हैं कि कूलन में केली में कछारन में कुंजन में कि बसंत का प्रभाव सब जगह है, चाहे वह नदी के किनारे हो, चाहे वह नायक नायिका का विहार स्थल हो, और चाहे वह कछारन यानी जो नदी के पास की जो भूमि है उसमें भी बसंत का प्रभाव है, और कुंजन में विभिन्न जो उपवन है उनमें भी बसंत ऋतु का ही प्रभाव है। जो पौधों की क्यारियाँ हैं प्रत्येक क्यारी में, और कलीन कलीन अर्थात प्रत्येक कलियों में जो अब विकसित होकर के फूल बन जाएगी, है ना, उन सभी में जो बसंत है वह अपने सौंदर्य को बिखेर रहा है, किलकत है, अपने सौंदर्य को बिखेर रहा है। अर्थात इन सभी ने एक अनुपम सौंदर्य प्राप्त कर लिया है ना। बसंत ऋतु की तो बात ही कुछ और होती है। प्रकृति उसमें अपना नव श्रृंगार करती है, अपने सौंदर्य को द्विगुणित कर लेती है, और प्रत्येक चीज खिल उठती है, मुस्कुरा उठती है। तो प्रकृति के कण कण में, है ना, यह सुंदरता जो है वह एक प्रकार से छलक रही है। उसी सुंदरता का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि कहे पद्माकर परागन में पोनहु में। पद्माकर जी कहते हैं कि फूलों के जो पराग हैं उनमें भी बसंत ऋतु का प्रभाव दिख रहा है, और पोनहु अर्थात पवन में भी बसंत ऋतु का प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि पवन जो है वह उस पराग कणों के संसर्ग में आकर के और भी ज़्यादा सुरभित होकर के बह रही है। तो बसंत ऋतु की जो हवा होती है वह भी अत्यंत सुरभि से परिपूर्ण होती है। तो हवा में भी एक प्रकार की मादकता जो है वह दिखाई दे रही है। पानन में पीक में पलासन पगंत है, और जो पत्ते पत्ते हैं वृक्ष के पत्तों पत्तों में, अर्थात प्रत्येक पत्ते में, अर्थात पूरे ही वृक्ष में, पीक में अर्थात कोयल के मधुर स्वर में, और पलासन पगंत है। पगंत का अर्थ फैला हुआ, अर्थात जो पलास का जो वृक्ष है
जिसके ऊपर सुंदर सुंदर केसरिया फूल लगते हैं, उसमें भी बसंत ऋतु अपने समस्त सौंदर्य के साथ में फैला हुआ है। अर्थात उनमें भी अत्यंत सुंदरता दिखाई दे रही है। वृक्ष भी सुंदर हो गए हैं, है ना। और कोयल का मधुर जो स्वर है वह वैसे भी बड़ा मधुर होता है ना, लेकिन बसंत ऋतु में तो वह और भी ज़्यादा मधुर लगता है, क्योंकि प्रकृति उसका साथ देती है, इसलिए और भी ज़्यादा मधुरता उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वृक्ष जो है वह अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ में अपनी सुषमा को बिखेर रहा है। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, प्रत्येक मनुष्य के द्वार द्वार पर बसंत का प्रभाव है। प्रत्येक दिशा में बसंत का प्रभाव है। दुनिया में सब जगह उसका प्रभाव है। देश देशन में, प्रत्येक देश में, अर्थात कोई भी उससे अछूता नहीं है। देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है ना, कि देखो इस बसंत ऋतु के प्रभाव को तो देखो कि प्रत्येक द्वीप में भी इसका प्रभाव है वह दिखाई दे रहा है, और वह स्वयं अपने आप को हर जो सीमा है, दिशाओं की जो सीमा है, अर्थात दिशाओं का जो अंत है वहाँ तक, जहाँ दिशा समाप्त हो जाती है, दिगंत अर्थात जहाँ पर दिशाओं का अंत है, जहाँ दिशाएं समाप्त हो जाती है, वहाँ तक जो बसंत है वह अपने आप का प्रकाश बिखेर रहा है, अर्थात अपना प्रभाव जो है वह दिखा रहा है। बिथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, और जो बिथिन अर्थात जो जितनी भी गलियां हैं, है ना, ब्रज में, ब्रज की, है ना, पूरे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में, वहाँ की गलियों में, वहाँ पर रहने वाली नवेलिन यानी नई नवेली जो युवतियाँ हैं, है ना, उन युवतियों की आँखों में भी, है ना, और प्रत्येक लताओं में भी, और बनन में, बागन में बगरियो बसंत है ना, प्रत्येक वन में, प्रत्येक बागन यानी उपवन में, है ना, बगरियो बसंत है, अर्थात बसंत का सौंदर्य जो है वह फैल गया है, अर्थात सभी पर बसंत का व्यापक प्रभाव पड़ा है ना। ये सभी पहले से ही विद्यमान थे, पहले से ही बड़े सुंदर थे, लेकिन बसंत ऋतु में इनका सौंदर्य जो है वह द्विगुणित हो गया है, क्योंकि बसंत है ही सौंदर्य की ऋतु है, और इसीलिए इसे ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। और प्रस्तुत छंद में बच्चों आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण हुआ है, और आलंबन रूप में अधिकतर परिगणन शैली होती है। यहाँ पर भी परिगणन शैली के माध्यम से बसंत ऋतु की सर्वव्यापकता बताई है, जैसे एक एक जगह का नाम लेकर के, है ना, इसे हम परिगणन शैली कहते हैं, जिसमें आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण होता है। अलंकारों को देख लीजिए। कलीन, कलीन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पलासत, पगंत में छेकानुप्रास अलंकार है। देखो दीप, दीपन में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। दीपत, दिगंत में छेकानुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से इसमें अनुप्रासिकता का सौंदर्य भी विद्यमान है, और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला छंद देखिए। पद्माकर जी लिखते हैं कि मल्लिकान मंजुल मलिंद मत वारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है, कहे पद माकर त्यों नादत न दीन नित, नागर न बेलिन की नजर निशाकी है। दोरत दरेरे देत दादुर सुदूदे दीह, दामिनी दमकनी
दिसनी में दशा की है, बहुलनी बुंदनी विलोको बगुलानी, बाग बंगलनी बेलिन बहार बरसाकी है। प्रस्तुत छंद में वर्षा ऋतु के सुंदर दृश्यों और वर्षा ऋतु के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का बड़ा मनोहारी एवं आलंकारिक चित्रण किया गया है। वर्षा ऋतु के सुंदर दृश्यों का चित्रण करते हुए पद्माकर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मल्लिकान मंजुल, मल्लिका पुष्प और मंजुल का अर्थ है सुंदर और मलिंद का अर्थ है भ्रमर, कि मल्लिका के जो सुंदर पुष्प है उसके ऊपर जो मत वाले जो भ्रमर है वह उसका रसपान कर रहे हैं, है ना। सुंदर मल्लिका के पुष्प पर जो मत वाले भ्रमर है वह उनका रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर मल्लिका के पुष्प जो हैं वह प्रतीक भी है, उनमें वह नायिका का प्रतीक है ना। और जो मलिंद है भ्रमर है वह नायक का प्रतीक है। तो प्रतीकात्मकता के माध्यम से भी इसमें एक सुंदर दृश्य को बताया गया है। और फिर मंद मंद मारुत मुहिम मनसा की है ना। मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, मारुत का तात्पर्य हवा और मनसा अर्थात कामदेव, कि जो अत्यंत मंद मंद हवा चल रही है वह ऐसा लग रहा है कि मानो यह कामदेव की कोई योजना है ना। कामदेव अपनी सेना के साथ में आया है ना। कामदेव है वो सौंदर्य का देवता है और वह मन के ऊपर जो प्रेम का प्रभाव डालता है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया है कि एक तरफ जो धीमे धीमे जो हवा चल रही है वह ऐसा लग रहा है कि मानो वह कामदेव की कोई मुहिम है, अर्थात एक प्रकार का प्रभाव डालना चाहती है। जैसे कि जो हवा चलती है वो किस हृदय के ऊपर प्रभाव डालती है ना। हृदय के भावों को परिवर्तित कर देती है हवा है वो। तो एक प्रकार से उसकी मुहिम है कामदेव की, है ना, मनों के ऊपर प्रभाव डालने की, मनों को जीत लेने की एक मुहिम है। और वह मंद मंद हवा के माध्यम से वह अपनी मुहिम को पूरी करना चाह रहा है। कहे पद्माकर त्यो नादत नदीन नित। और पद्माकर जी कह रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा होने से, है ना, कि जो नदीन अर्थात नदियाँ जो है वह नित्य लगातार, है ना, नादत स्वर कर रही है ना, एक प्रकार से आवाज़ कर रही है। वर्षा ऋतु में नदियाँ हैं वह भी पूरी भर जाती है पानी से और उनकी ध्वनि में भी अंतर आ जाता है ना। पानी से भरी हुई जो नदी है ना, और जो कम पानी से भरी हुई जो नदियाँ हैं दोनों की ध्वनि में अंतर होता है। तो उनकी ध्वनियों में भी एक प्रकार से अंतर आ गया है और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे नागर नबेलिन की नज़र निशा की है, कि नागर अर्थात नगर की, नबेलिन यानी नवयुवतियाँ की, नगर की जो नवयुवतियाँ हैं उनकी मदमस्त नजरें हों, है ना, उनकी नज़रों में जो मस्ती है उस मस्ती को यहाँ पर चित्रित किया गया है। जैसे युवतियों की जो आँखों में एक अलग ही तरह की मस्ती होती है वैसी ही मस्ती जो है वह उन नदियों के, है ना, स्वर में है, बहने में है ना। इसलिए उसे नवयुवतियों के आँखों की मस्ती के समान बताया है। दोरत दरेरे देत दादुर सुधुंदे दी, है ना, कि दादुर मेंढक को कहते हैं और दरेरे अर्थात टर्टर की आवाज़। वर्षा ऋतु में मेंढकों की आवाज़ भी बहुत अधिक सुनाई देती है। तो यहाँ पे भी कवि ने एक चित्र खींच दिया है अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कि
वर्षा ऋतु में जो यह दादुर है, यह जो मेंढक है, वह भी टर करते हुए, है ना, सुंदर दूर तक वह दौड़े जा रहे हैं, है ना, मेंढक जो है वो। और दामिनी दमकनी दिसनी में दशा की है। और दूसरी तरफ दामिनी अर्थात बिजली जो है वह दसों दिशाओं में दमक रही है ना। वर्षा ऋतु में बिजली भी चमकती है, अपना प्रभाव दिखाती है ना, और उससे भी वर्षा ऋतु का सौंदर्य जो है वह बढ़ जाता है। तो वर्षा ऋतु में यह जो बिजली है वह भी दसों दिशाओं में, है ना, दमक रही है, अर्थात अपने प्रभाव को बता रही है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो काम दशा का जो प्रभाव है वह दामिनी के माध्यम से भी बताया है कि वह दसों दिशाओं में जो है वह फैल गया है। बहुलनी बूंदनी बिलोको बगुलानी बाग। और वर्षा ऋतु में एक, है ना, बगुले दिखाई देते हैं, है ना, जो श्वेत रंग के होते हैं। तो बहुलनी बूंदनी विलोकी, बहुलनी यानी बहुत सारी, विलोकी यानी देख करके, बूंदों को देख करके, है ना, बहुत सारी बूंदों को देख करके, है ना, जो बगुले हैं श्वेत रंग के, है ना, वह आ गए हैं, है ना, उन वर्षा की बूंदों को देख करके। वर्षा ऋतु में बहुत सारे बगुले आते हैं और वह विहार करते हैं। तो बंगलनी बेलिन बहार बरसा की है। और बंगलनी यानी जो तिरछी झूमती हुई जो बेलें हैं, है ना, वह भी झूम रही है वर्षा के कारण। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु की पूरी बहार जो है वह आ गई है। वर्षा ऋतु पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखा रही है और प्रकृति के सौंदर्य को भी बढ़ा रही है, और नायक नायिका के मन में भी अपना प्रभाव जो है वह दिखा रही है। तो इस छंद में प्रतीकात्मकता है, प्रतीक के माध्यम से इसमें बताया गया है वर्षा ऋतु को। और यह छंद ऋतु वर्णन की दृष्टि से अत्यंत सुंदर बन पड़ा है, और इसकी भाषा में बिंबात्मकता है ना, सुंदर बिंब विधानों ने वर्षाकालीन दृश्य को सजीव कर दिया है। बहुत सारे जो चाक्षुष जो बिंब है वह आँखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं और भाषा में इस तरह से चित्रात्मकता आ जाती है। अलंकारों में अनुप्रासिकता का सुंदर संयोजन हुआ है ना। जैसे देखिए, मल्लिकान मंजुल मलिंद मत वारे मिले, पूरी एक पंक्ति में पूरी म की आवृत्ति बार बार हुई है ना। तो वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनः म की आवृत्ति है, मारुत मुहिम मनसा, है ना, इसमें भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। नादत नदीन नित, इसमें भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। पुनः नागर नबेलिन नजर निशा, इसमें छेकानुप्रास अलंकार। पुनः दोरत दरेरे देत दादुर सुदुंदे दीह, इसमें भी द वर्ण की आवृत्ति है ना। और वापिस दामिनी दमकनी दिसनी में दशा, इसमें भी द वर्ण की आवृत्ति है, तो इसमें भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार। बहुलनी बूंदनी बिलोकी बगुलानी बाग, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार। नीचे की पंक्ति में भी ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से अनुप्रासिकता के कारण माधुर्य आ गया है। और वैसे भी ये कवित्व छंद है। कवित्व छंद अपने माधुर्य के कारण जाना जाता है। तो छंद और अनुप्रासिकता, इनके सुंदर मेल से यह छंद अत्यंत ही सुंदर बन पड़ा है और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है।
धन्यवाद।